आज हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं। बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है सबको ये क्वाड्रिलेटरल, लेकिन आसान चैप्टर होता है। सबसे पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कर रहे हैं तो अब समझते हैं इसको करना कैसे है और इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की सेम तरह पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से एक पॉइंट आया हमारा, क्या पॉइंट आया, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। मैंने देखा होगा, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डंडा लगाया, यहाँ पे मैंने दो। इसका मतलब क्या हो गया, दो दो डंडे वाले इक्वल है, एक एक डंडे वाले इक्वल है। अब और क्या कहता है इसके बाद एक प्रॉपर्टी और कहता है, ये कहता है कि जब हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब हमारे अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एक प्रॉपर्टीज और आई, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो भी क्या होते हैं, हमारे लिए इक्वल होते हैं। यहां तक बहुत आराम से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, समझेंगे। अब डायगोनल्स की बारी। मैंने पिछली क्लास में, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी डायग्राम की। इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं O। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और आती है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या होता है, कई बार तुमने देखा होगा कि कई बार लिखा जाता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और यहीं अगर मैं रेक्टेंगल के बारे में लिखता, अगर यहां तक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन यहां अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अगर इससे कंपैरिजन करूं, इस वाली प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, तो इस वाली जो प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क यहां पे आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मैंने यहां क्या बोला कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल, मतलब एक समान। इक्वल का मतलब क्या हो गया, जो AC होगा वही BD होगा। इसका मतलब हो गया ये कि जो AC होगा वही BD होगा। और साथ में मैं क्या लिख रहा हूं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने देखा होगा कि जो डिफरेंसेस आए हैं हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, यही प्रॉपर्टी में पहला डिफरेंस आया
क्या डिफरेंस आया? उसने बोला डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और वहीं रेक्टेंगल का क्या बोला मैंने? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इक्वल, इक्वल का मतलब एक समान, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर दोनों कर रहे हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मैंने तुम्हें बता दिया बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा। अगर हम करें, ये तो थी हमारी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की। होप आपको अब समझ में आ गया होगा, डिफरेंसेस भी समझ में आ गए होंगे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब एक समान होते हैं। वहीं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते, लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर जरूर करते हैं। तो पहला डिफरेंस तुम्हें आ गया। ऐसे ही अगर हम रोम्बस की और स्क्वायर की बात करें, क्योंकि तुम्हें भी पता है रोम्बस की भी सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। वहीं पैरेललोग्राम की भी क्या होती है? सारी साइड, अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की तरह। लेकिन अगर रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में भी क्या होगा? सेम यही डिफरेंस होगा रोम्बस में भी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। साथ में एट राइट एंगल आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये मान लो रोम्बस है, कि जो यहां एंगल होंगे सारे के सारे क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। कैसे? हम यहां एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ये ABCD, इसका नाम तो DOC, BOC, AOB, AOD, सारे के सारे एंगल क्या बनेंगे हमारे लिए? 90 डिग्री बनेंगे। तो ये होता है बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ना तो पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट एट राइट एंगल पे करते हैं, ना रेक्टेंगल के, लेकिन रोम्बस के क्या करते हैं? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब मैंने समझा दिया कि सारे एंगल कितने के बनेंगे? 90 के बनेंगे। यहां तक आपको समझ में होगा। यहीं अगर मैं बोल देता कि रोम्बस की जगह स्क्वायर का अगर कंसेप्ट आ जाता, कि मान लो ये डायग्राम स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखता? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मैंने तुम्हें पैरेललोग्राम के बारे में भी बता दिया, रेक्टेंगल के बारे में भी बता दिया, उन दोनों में हमें डिफरेंसेस भी बता दिए मैंने आपको। वही मैंने रोम्बस के बारे में और स्क्वायर के बारे में भी डिफरेंस बता दिया। अगर कोई पूछेगा रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, तो तुम्हारा एक ही आंसर आना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वहीं स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब जो AC और BD है वो क्या होंगे? हमारे लिए इक्वल होंगे। और दूसरा क्या होगा? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल, मैंने तुम्हें इन सब के बारे में बता दिया और सबके डिफरेंसेस के बारे में भी बता दिया। अब साइड्स, एंगल और डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। अब होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझते हैं। साइड्स, एंगल्स एंड डायगोनल। अब हमको ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया मैंने।
ए बी सी डी। तो यहां पे क्या होती हैं, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है, ए बी सी सी डी डी ए। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहां पे क्या देखा, सबसे पहले हमने यही देखा कि द 4 लाइन सेगमेंट, द 4 लाइन सेगमेंट ए बी सी सी डी ए डी आर कॉल्ड इट्स साइड्स। ये हमारी क्या हो गई, साइड्स हो गई। अब यहां से एक कंसेप्ट आया, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होती है जिनके एंड पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया, और इसको हम डॉट से दिखाते हैं, ये हमारी क्या होती है, लाइन सेगमेंट। और जो इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो लाइन सेगमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब 4 लाइन सेगमेंट है, तो इसमें कितने एंगल होते हैं बेटा, 4 एंगल होते हैं, ए बी सी डी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो। मान लो हमें एंगल ए लिखना है, कई बच्चों को एंगल ए लिखना नहीं आता कि भैया एंगल ए कैसे लिखें, डी ए। तो मैं एक ही बात बड़े प्यार से समझा देता हूं, कभी भी हमें किसी भी एंगल को लिखना होता है तो एंगल हमेशा बीच में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हमें एंगल ए लिखना है तो डी ए बी या बी ए डी, मतलब एंगल ए जो है वो बीच में ही आना चाहिए। जैसे मैंने सी लिखा, डी सी बी या बी सी डी, कुछ भी लिखूंगा, एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए। तो इसका मतलब द 4 एंगल्स, तो हमारे कौन से हो जाएंगे, अगर हमें एंगल ए को लिखना है तो मैं क्या लिख देता हूं, एंगल डी ए बी। और अगर मैं एंगल बी को लिख देता हूं तो क्या लिख दूं मैं, एंगल ए बी सी। अगर मैं एंगल सी को लिख देता हूं तो मैं क्या लिख दूं, बी सी डी। एंड एंगल डी को लिखना है तो मैं क्या लिख दूं, सी डी ए। आर कॉल्ड इट्स एंगल्स। ये तो थे हमारे एंगल। अब हम करते हैं इसके डायगोनल के बारे में बात। एक ये डायगोनल हो जाएगा और हमारा एक ये डायगोनल हो जाएगा। अगर हम बोले इसको डायगोनल लिखना कैसे है तो हम लिख देते हैं 2 डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कौन से 2 डायगोनल हमारे, ए सी एंड बी डी। तो क्या लिखोगे, ए सी एंड बी डी आर द 2 डायगोनल। हमारे क्या हो गए, यहां पे 2 डायगोनल हो गए। तो यहां तक हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि हमारी 4 लाइन सेगमेंट होती है, और अगर वर्टिसेस की बात करें तो वो भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं। जैसे अब समझते हैं कि एक कंसेप्ट आएगा तुम्हारा जब हम ये एंगल्स करेंगे, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल। एक कंसेप्ट आता है, होते क्या ये एडजेसेंट साइड, कुछ नहीं होती। एडजेसेंट आती है 2 लगातार साइड्स, उसको हम क्या कह देंगे, एडजेसेंट साइड्स, जिसका क्या होगा, एक कॉमन एंड पॉइंट होगा। अब हम उसको लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, two sides of a quadrilateral are said to be adjacent sides of a quadrilateral के adjacent sides of a quadrilateral if they have a common point, if they have a
एंड पॉइंट। जैसे अगर तुम देखोगे ए बी बी सी, तो तुम देखोगे जो इसका एंड पॉइंट है कॉमन आ रहा है, बी हमारा ए बी और बी सी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो वही होता है हमारे लिए एडजेसेंट साइड। ये मैंने लिख के दिखा दिया तुम्हें, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी लिखने की, समझ ही गए थे कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें बता दिया। अगर मैं बोलूंगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, तो याद रखना अपोजिट साइड्स में क्वाड्रिलेटरल की कोई भी कॉमन या एडजेसेंट साइड्स में कोई भी कॉमन कुछ नहीं होगा। जैसे ए बी और डी सी क्या होंगी हमारी यहाँ पे अपोजिट साइड्स होंगी। क्या कुछ इसमें कॉमन पॉइंट है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है। तो हमारे लिए होता है ये। होप आपको यहां भी समझ में आ गया होगा। तो एडजेसेंट एंगल और अपोजिट साइड्स की बात करूं तो वो एडजेसेंट एंगल भी कौन से होंगे, जिसमें क्या होगा, यही चीज मैं सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिख दूंगा, एडजेसेंट साइड की जगह एडजेसेंट एंगल को लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा मैं सिर्फ क्या बोलूंगा कि टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे हैव अ क्या होगा, इफ दे हैव ए साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन। कोई भी साइड क्या होगी, कॉमन होगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। और अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट। जब वो एडजेसेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, एडजेसेंट का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया। एडजेसेंट का मतलब ये साइड कॉमन है तो ये एडजेसेंट है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। होप आप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुम्हें कुछ बेसिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ होना चाहिए। हाँ, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में और बता देता हूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से मैं एक चीज और लिख देता हूं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का, वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। अब हम कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं, और एक्सटीरियर एंगल सम एक प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम बड़े ध्यान से समझते हैं इनको। सबसे पहले मैं एंगल्स के बारे में समझाता हूं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं। तो अब उनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। मैं एक डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले दो पैरेलल लाइन खींच देता हूं, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देता हूं। यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यहां तक मैं कर देता हूं। अब समझते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट, और वो भी कौन से, इंटीरियर। जब मैंने बोल दिया इंटीरियर एंगल, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो लाइन के बाहर होंगे वो एक्सटीरियर हो जाएंगे, जो लाइन के अंदर होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टर का मतलब ही क्या होता है कि क्रॉस। इसका तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होगा। तो इसका मतलब एंगल 3 हमारा एंगल 6 के बराबर होगा, और हमारा एंगल 4 हमारा एंगल 5 के बराबर होगा। ये हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं बात करूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अब इंटीरियर तो आने से रहा, तो एंगल 2 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 8 के, मतलब ऐसे क्रॉस पे। तो एंगल 1 हमारा एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 हमारा एंगल 7 के। ये तो हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब हम करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, बहुत आसान होता है समझने का तरीका। क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो एक लाइन के इसी साइड होता है या एक लाइन के इसी साइड होगा। मतलब
क्रॉस नहीं करेगा किसी को भी। और करस्पॉन्डिंग में क्या होता है, अगर एक एंगल इंटीरियर होता है तो एक एक्सटीरियर होता है, और अगर एक एक्सटीरियर होता है तो एक इंटीरियर होता है। जैसे मैंने एंगल 1 को ले लिया तो दूसरा एंगल होगा 5, अगर मैंने एंगल 3 को ले लिया तो दूसरा एंगल होगा एंगल 7, अगर मैंने एंगल 2 को लिया तो एंगल 6 होगा, एंगल 4 को लिया तो एंगल 8 होगा। ये हमारा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं लिख देता हूं, एंगल 1 है तो एंगल 5 के, एंगल 3 है तो एंगल 7 के, एंगल 2 है तो एंगल 6 के, एंगल 4 है तो एंगल 8 के। ये हमारे लिए कौन सा हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाता है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर भी होता हो गया। अब आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सबसे आसान होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का जोड़ सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे एंगल 2 एंगल 4, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे एंगल 4 एंगल 3, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही यहां पे करेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री, एंगल 6 और एंगल 8 का सम 180, एंगल 7 और एंगल 8 का 180, एंगल 7 और एंगल 5 का 180। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने क्या बताया, अगर कोई भी हमारे स्ट्रेट लाइन पे है और उस पर एक एंगल है, तो अगर कोई भी दो एंगल है तो दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। मान लो ये 3x है, ये 5x है, तो ये किसके इक्वल होंगे, 8x बराबर में 180 डिग्री। ये हमारे लिए होता है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर के बाद एक एंगल आता है को इंटीरियर। और को इंटीरियर को कई बुक्स में लिखा होता है एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो को इंटीरियर भी क्या होता है, को इंटीरियर होता है सबसे पहले इंटीरियर की बात है तो एंगल इस लाइंस के अंदर ही अंदर होगा। और हमें पता है को इंटीरियर क्या होता है बेटा, एक लाइन के उसी साइड बात करेंगे और क्या करेंगे, कोई भी दो एंगल का जोड़ जो इंटीरियर है, एंगल 3 एंगल 5, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम, को इंटीरियर एंगल, या हम कहेंगे एंगल होने सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। कई बुकों में ऐसा भी लिखा होता है। तो अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया, करस्पॉन्डिंग बता दिया, लीनियर बता दिया, को इंटीरियर बता दिया। अब एक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के बारे में और मैं आपको बता देता हूं। और वर्टिकल अपोजिट एंगल तो सबको पता ही है, एंगल 3 एंगल 2 के वर्टिकल, एंगल 1 एंगल 4 वर्टिकल आमने सामने का, वो क्या हो जाता है हमारे लिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 5 8 के वर्टिकल, एंगल 7 एंगल 6 के वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी आपको समझ में आ गया। अब हम करते क्या है, अब हम करते हैं जो हमारा लास्ट स्टेप है, एक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के बारे में और समझते हैं। तो अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में और समझते हैं। कोई भी हमने एक ट्रायंगल बना दिया, उसका नाम कर दिया ABC, इस पॉइंट का नाम डी लिख देते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल होगा। अगर हमारा ये 135 है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम भी क्या होगा हमारे लिए, 185। मतलब दोनों को मिला के होगा, सिंगल सिंगल का नहीं होगा। तो 135। और याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, क्या होती है एक्सटीरियर एंगल, क्या होती है, जो इसके साथ भी एंगल होता है अंदर वाला, उसको छोड़ के अंदर जो दोनों बच गए उन दोनों का सम। जैसे मैंने ये वाला एंगल बोल दिया एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है तो इसका सम किसके इक्वल होगा, इसके और इसके एंगल के सम के इक्वल होगा। बहुत आसान तरीके से समझा दिया। अगला भी देखते हैं हम। जैसे हमने ये कर दिया, ये हमारे लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो अब इसको छोड़कर इसके और इसके, ये हमारे लिए क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे अगर ये है, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं,
अगर ये हमारा एंगल है तो इसके और इसके, मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मतलब कोई भी दो इंटीरियर एंगल का जोड़ उस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया 135 है तो एंगल ए और एंगल बी मिला के कितने होंगे 135। जैसे मान लेते हैं ये 100 है तो ये कितना होगा 35 डिग्री। एक तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ये थी हमारी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती थी कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। मैंने आपको वो भी बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। अब एक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी बड़ी है ये, इसको वीडियो तो खैर हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, पर कोशिश करता हूँ कि मैं इसी वीडियो में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद पेपर में आ सकती है, बिल्कुल आती है कि प्रूव एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आ सकती है। तो हम इन क्वेश्चनों को या इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से समझेंगे। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। भाई हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल, तो हम बना लेते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसका नाम डी लिख देता हूं, इसका ए लिख देता हूं, इसका बी लिख देता हूं नाम, इसका सी लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने नेमिंग भी कर दी, ऐसे कर देते हैं। अब मैंने सारी लाइन को एक्सटेंड भी कर दिया। अब मैं इनकी नेमिंग नाम डाल देता हूं 1 2 3 4। अब कुछ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी करें तो कुछ एक्सटीरियर के भी नाम डालने पड़ेंगे। तो मैं एक्सटीरियर एंगल के क्या नाम डाल देता हूँ, एक एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ, इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ एक्स वाई, इस वाले को क्या मान लेता हूँ मैं एक्स वाई जेड। एक ये नाम है, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, टी लिखना टी लिख दो, जो आपकी मर्जी हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो अंदर एंगल है वो मैंने डिजिट से नाम मानने हैं 1 2 3 4, और जो बाहर के एंगल है वो मैंने क्या माने एक्स वाई जेड और टी मान लिया। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है तो एक्सटीरियर का भी कितना होगा हमारा 360 होगा। ये मैं बात लिख देता हूं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो वहीं ये भी प्रॉपर्टी होती है, इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड, यदि हम किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को क्या कर देते हैं प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं। तो सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहां से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या कर देता हूं, मैंने क्या लेट किया है, मैंने सबसे पहले किया है कि लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, कि ABCD क्या है क्वाड्रिलेटरल है, हुज साइड्स जो मैंने प्रोड्यूस करी है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन सी है यहां पे, अगर मैं लिखूं एक्सटीरियर एंगल, जो हमारे एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सी हमारे एक्स वाई जेड टी लिख देता हूं मैं। एक्सटीरियर एंगल आर एक्स वाई जेड एंड टी। और जो हमारे इंटीरियर एंगल्स को मार्क किया है मैंने, इंटीरियर एंगल्स वो क्या हमारे लिए 1 2 3 4। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा
कि एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे और इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारे। अब सबसे पहले हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर। अभी मैंने बताया लीनियर पेयर क्या होते हैं, इसी वीडियो में बताया मैंने। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर। मैंने बताया था कोई किसी भी दो एंगल का लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 और x क्या बना रहे, लीनियर पेयर। z और y क्या बना रहे, लीनियर पेयर। z और 3 क्या बना रहे, लीनियर पेयर। और t और 4 क्या बना रहे हमारे लिए, लीनियर पेयर। तो देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल 1 180 डिग्री, एंगल t प्लस एंगल 4 180 डिग्री, और ऐसे ही एंगल z प्लस एंगल 3 180 डिग्री, और ऐसे ही एंगल y प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐड कर लेता हूं। ये इक्वेशन को मैं मान लेता हूं फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, और ये इक्वेशन फोर्थ मान लेता हूं। तो एडिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब जो ये एंगल है इनको एक साइड ले लेते हैं, और जो ये डिजिट वाले हैं इनको एक साइड ले लेते हैं। तो एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब हम ऐड कर रहे हैं एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को, तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा एंगल x प्लस एंगल 1, उसके बाद हमारा एंगल y प्लस एंगल 2, एंगल z प्लस एंगल 3, और यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल t प्लस एंगल 4। अब यहां 1 2 3 4 बार 180 है, तो 4 बार 180 को क्या लिख सकते हैं हम, 72, 18 चौक 72, तो 720 डिग्री हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखोगे कि अगर एंगल x, एंगल y, एंगल z, एंगल t को इकट्ठा ले लेता हूँ, डिजिट वाले को इकट्ठा ले लेता हूँ, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं क्योंकि सारे प्लस में है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल t, यहां तक समझ में आ गया आपको। ऐसे ही एंगल 1 डाल देते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो अब आप एक बात देखो, मैंने क्या लिखा था, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब 1 2 3 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 360 डिग्री लिख सकता हूं। हाँ जी, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल t, ये 360 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 720 में से 360 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 360। 36 36 72 होते हैं बेटा। तो हमने यहां से क्या देखा कि हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया, 360 डिग्री आया। यही तो मैंने लिखी थी बात कि इफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर प्रोड्यूस द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। और यहां भी मैंने क्या प्रूव करके दिखा दिया आपको, यहां भी मैंने आपको यही प्रूव करके दिखाई कि अगर हम कोई भी 4 एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं तो लीनियर प्रॉपर्टी से लगाया, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक साइड जोड़ा और राइट हैंड साइड को एक साइड प्लस किया, तो हमने क्या देखा। अब तुम कहोगे भैया एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि हमें पता था कि एंगल्स जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल एंगल का वो कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को रखा और 360 डिग्री जब वहां पे हमारा गया तो माइनस हो गया, और मुझे को पता 36 दूनी 72 होते हैं, तो 720 में से 360 जाएगा, तो 360 क्योंकि मेरे को एक पेज पलटना पड़ता है तो मैंने यहाँ कर दिया। होप आपको ये समझ में आएगा, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस थ्योरम का तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, मैंने आपके लिए बिल्कुल कर दिया है। होप आपको ये जो भी हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डायग्राम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।